हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच से फिर से उपस्थित, जो कि आप सभी लोग जानते हैं मैं प्रयागराज से हूं। तो जैसे कि आप सभी के बीच में डीपीएसपी का जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे भी इसका कभी शॉर्टकट नहीं पता हुआ करता था कि डीपीएसपी क्या है, ठीक है ना। जब मैं इस विषय पर मैं खुद इन सब चीजों को पढ़ रही थी तो बहुत दिन तक मैंने समझ पाई कि डीपीएसपी क्या है। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व तो जानते थे लेकिन डीपीएसपी नहीं जानते थे, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि राज्य के नीति निदेशक तब ऐसे सर कहाँ हुआ करते थे, बस वो भी कहें इनको शॉर्टकट में डीपीएसपी बोल देते हैं। कभी नहीं बताया कि इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बोला जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, ऐसा कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो चलिए कहते हैं दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इसलिए लिया भी कीजिए और दिया भी कीजिए। दुआएं कभी रद्द नहीं होती इसलिए लिया भी कीजिए भाई और दिया भी कीजिए। अगर आपके कोई पैर छू रहा है तो अपने आप को गर्व से एकदम गदगद कर लो कि कोई छू रहा है। अगर पैर छू रहा है तो उसको दुआएं भी दो भाई, हमेशा खुश रहो बच्चा ना। और लिया भी करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का। आजकल के बच्चे तो पैर छूते ही का घुटना छू लेते हैं ना, और घुटना क्या, अभी समय आने दो, अभी तो घुटने ही छू रहे हैं। फिर कहो ऐसे दूर से ही पैणी पोड़ा सर, अब तो सर दूर से ही हो जाता है, कहाँ सर कहाँ टीचर, कोई मान सम्मान नहीं रह गया। तब तो हम लोग जब पढ़ते थे ना ऐसे सर नहीं उठता था सर के आगे, ऐसा लगता था कि क्लास में सर ने एंट्री ली है, लगता था। अब तो सर आए फोन पे लगे चिपके हुए हैं तो चिपके हुए हैं ना। तो ये हमारे और आपके बदलने से ही बदलेगा। लोग कहते हैं अरे मैं अकेले कैसे बदलूं, क्रांति एक व्यक्ति लाता है। भगत सिंह एक व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, अपने मत्थे पर ऐसे ही गोली थोड़ी सटा ली थी कि मैं देश के लिए आजाद हो रहा हूँ। आजाद नाम है और देश के लिए अकेला बंदा था ना, बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आज राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से कल आपको मैंने बहुत सी चीजें आपको बता दी थी, अब यहाँ पर आज बात होगी। मैंने आपको 42 भी बता दिया था, 42 तक आप सभी के बीच में बता दिए गए थे जितने भी पॉइंट थे। एक मिनट, आर्टिकल 42 तक की बात हो गई थी। इसमें कहा गया था न्याय संगत कार्य की या मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक कर्म ना करना। यह आर्टिकल 42 चीख के कहता है। अगर आप देखिए जैसे आपको बीमार हैं, छुट्टियां नहीं मिल पा रही, तो आपके ऊपर के जो अधिकारी होंगे उन्हें आपके मनोचित दशा, मतलब आपकी मनोचित, आपके मन की दशा समझनी पड़ेगी कि आप कार्य नहीं कर सकते हो, आपको छुट्टी नहीं मिली तो आप कार्य नहीं कर सकते। देखिए संविधान कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लिखा गया है। देखते हैं, कहा गया है कि प्रसूति मतलब अगर महिला गर्भवती है तो उसको 3 माह पहले और 3 माह बाद छुट्टी दी जाती है, ठीक है। 3 माह पहले, 6 माह के बाद उसको छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि ये 3 माह जो बाद वाले होते हैं ये बड़े ही क्या होते हैं। चलिए अब शायद सही चले, ठीक है। तो क्या होते हैं ये जो 3 माह के बाद के होते हैं ना, इसमें महिला को ना बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी। इसीलिए तो कहा जाता है जन्म, एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी दूसरा ही जन्म होता है, ठीक है ना। क्या होता है, उसका भी दूसरा जन्म होता है। तो 3 माह की छुट्टी सरकार ने ऐसा देखिए प्रावधान संविधान में बनाया। यह संविधान में ऐसा प्रावधान आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। किसमें? आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी होने लगा। देखिए अब मनोचित दशा को कहा गया, इसीलिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में रखे गए। अगर यही सारी बातें आपकी कहाँ रखी जाती, यही सारी बातें आपकी रखी जाती मूल अधिकार में, तब तो गड़बड़ हो जाता। फिर अब ये रखी कहाँ गई? डीपीएसपी में। नहीं तो हर लोग कहते भाई हमें, मेरा मूल अधिकार है, हम गर्भवती हैं, हमें छुट्टी दीजिए। अगर आपको ये छुट्टी मिल रही तो भी अच्छा, नहीं भी मिल रही तो भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका दुरुपयोग कैसे होने लगा?
कैसे होता और बहुत पहले हुआ भी, फिर सरकार ने, अब कोई महिला है हर दूसरे साल वो प्रेग्नेंट हो रही और 6-6 महीना की छुट्टी ले रही है, ठीक है। अब वो कह क्या रही है, जो घर या जो परिवार थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है ना, तो कहता है हम लाठी तैयार कर रहे हैं। लाठी, लाठी का मतलब समझते हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, एकदम पूरी टीम तैयार करते हैं। जब ये 6-6 महीना हर साल छुट्टियां लेते रहेंगे, 6 महीना छुट्टी लेंगे, 3 महीना पहले 3 महीने बाद, तो क्या होगा। तो इसका दुरुपयोग, तब सरकार ने कहा सिर्फ 2 बच्चे, आप 2 और आपके 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो छुट्टी की जो उपलब्धता है वो उसको थोड़ा सा अल्पीकरण किया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। भाई इतना भी दुरुपयोग न करो, सरकार छुट्टियां दे रही तो उसको माल चलो लेके लूट लो, ठीक है। अगला कहा गया आर्टिकल 43 क्या कहता है, ये देखिए आर्टिकल 43 चीख चीख के क्या कहता है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब, कुटीर उद्योग का मतलब होता है गांव में छोटे छोटे से उद्योग लगाना, जैसे कि ये गांधीवाद था, ठीक है ना। निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। आज के समय में शहर में अगर आप रह रहे हो तो 100 रुपए, हमको लगता है शायद ही किसी के घर में 100 रुपए का पर डे चल पाए, शायद ही, ठीक है। हम लोगों का नहीं चल पाता भाई। सुबह 33 रुपए का दूध आएगा, ठीक है, 33 रुपए का दूध आएगा, उसमें 3-4 लोग, उसके साथ 10-20 रुपए का खाने का आएगा, फिर शाम को 40-50 रुपए की सब्जी आएगी, 40-50 रुपए की सब्जी हो जाती है, ठीक है ना। उसमें आप कहेंगे अब 40-50 का ऐसा क्या खाया जाता है, अरे भाई टमाटर लोगे, क्या कहते हैं, सब्जी लोगे, मूली लोगे, कुछ ना कुछ अचार सलाद के लिए लोगे, तो आप जोड़ लो कितने रुपए होते, तो आप कहेंगे देखिएगा यहाँ पर 93 हो गए। और भी हो सकता है शाम के नाश्ते में कुछ चाय के साथ कभी समोसा चल गया, कभी कुछ तो 100 रुपए निर्वाह, मतलब ये कहा गया है कि इतना निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात कि आपकी रोजमर्रा की रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो सकें। मोटी मोटी बात समझना, आर्टिकल 43 कहता है, आपका चीख चीख के कहता है कि राज्य कुटीर उद्योग को क्या करे, विकास करे और जिससे कि हर हाथ को काम मिल सके। इस तरह अनुच्छेद में काम के अधिकार की खुशबू आती है। क्या आती, काम के अधिकार की खुशबू आती है। और ये कहां से आया, तो आप कहेंगे गांधीवाद है भाई, सीधी सी बात है, गांधीवाद इसमें झलक रहा है। कौन सा गांधीवाद, गांधी जी ही चाहते थे, ठीक है ना। तो आप समझ गए, ये सारी चीजें आर्टिकल 43 में कही गई। कहाँ कही गई, तो आप कहेंगे आर्टिकल 43 में ये सारी चीजें चीख चीख करके कही गई हैं। तो यह अनुच्छेद गांधी जी के ग्रामोद्योग के सिद्धांत से भी संबंधित है, ठीक है। गांव में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, राज्य सूची का विकास, ये सारी चीजें आर्टिकल 43 के अंतर्गत ही आती हैं। आई होप कि आप समझ गए हो। आप सभी लोग यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। चलिए, आर्टिकल 43 का जोड़ा गया, आर्टिकल 43 का कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे आर्टिकल 43 का कब जोड़ा गया, तो कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब, 1976 में। वही 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। इतनी चीजें इस संविधान से जोड़ी गई हैं कि आधी, इसलिए इसको संविधान के बाद इसी का नाम दिया गया। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में क्या हो, कामगारों की भागीदारी हो, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों स्थानों का अन्य संगठनों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति में कदम उठाएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या मिल सके, आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए जो है वो सारी व्यवस्थाएं मिल सके। तो यहाँ पर कहा गया आर्टिकल 43 का में ये बात जोड़ी गई थी, ठीक है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 43 का भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 43 का भी जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि सहकारी समितियों का उन्नयन, क्या कहा गया था, सहकारी समितियों का उन्नयन, जैसे
अब देखिए सहकारी बैंक भी काफी हैं, सहकारी आपके बहुत सी ऐसी एनजीओ हैं जिनमें आप जाकर के अपनी बातें कह सकते हो। सहकारी बैंक में आप देखिए सहकारी कुछ ऐसे संगठन बन जाते हैं, जैसे 20 लोगों का संगठन बन जाता है, उनमें से एक मेंबर मेन हो जाता है या हेड हो जाता है और उन लोगों को क्या करता है, लोन वगैरह देता है। एक ग्रुप बना लिए 20 लोगों का और उसमें उन सभी लोगों को लोन देता है और उससे 2-4 पैसे कमा करके फिर आपस में बांट लेते हैं। ये होता है सहकारी। मतलब आपका भी लाभ और सामने वाले का भी लाभ, किसी का हानि यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो कहा गया है कि इसमें सहकारी समितियां, जो आपका कब जोड़ा गया था, 97 में संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद कर लेंगे और कुछ याद करें या ना करें, ठीक है, इसको जरूर याद कर लेंगे। अगला जो आपका है ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 आपका क्या कहता है, सामान्य सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो। अब रीतियां अलग कैसे होंगी, कोई दिन में शादी करना चाहता है, कोई रात में, बारात मतलब बारात रात, खर्चा भी बढ़ाता है रात में और धूम धड़ाका भी रात ही में होता है। दिन में कहाँ, दिन में जिसके यहाँ शादी होती है लगता ही नहीं है यार शादी है क्या। कोई कैंडल जला के विवाह करना चाहता है, जो आपके कैंडल जला के विवाह कौन करेंगे, तो आप सभी लोगों को पता है, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग कैंडल जला के शादी करते हैं, ठीक है ना। पीके पिक्चर याद है ना, पीके पिक्चर में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब विधवा हुआ जाता है या जब किसी का पति या किसी की पत्नी खत्म होती है, ये तब सफेद कपड़ा पहना जाता है। इन लोगों में शादी में सफेद कपड़ा पहना जाता है। तो ये रीतियां हैं, इनसे आप कर सकते हो। लेकिन समान सिविल संहिता का मतलब धर्मों के लिए विवाह, आप विवाह एक ही व्यक्ति से कर सकते हो। आप लड़के हैं तो एक ही लड़के से शादी करेंगे। 90% नहीं भाई, 99% यही प्रथा चली आ रही है धीरे धीरे। कौन सी प्रथा, एक ही पुरुष और एक ही महिला को रखने। 1% लोग ऐसे हैं जहां पर 2 पुरुष भी रखती हैं महिलाएं और 2 महिला मतलब पुरुष 2 महिलाएं भी रखते हैं, 1%। बट ये 1% समझते हैं कितना होगा, लगभग 1 करोड़ के आसपास। अब इस 1 करोड़ के आसपास को ये समान सिविल संहिता पढ़ानी होगी। हमारे भारत में ये प्रथाएं चली आ रही, ये संस्कृति हमारे यहाँ की। संविधान में अगर नहीं भी रहता तब भी ये संस्कृति है कि 99% लोग एक ही शादी करते हैं, भले उनका इधर उधर चक्कर चलता रहता है तो क्या होगा। लेकिन आप देखेंगे कि लीगल जो होता है तो एक ही रहती है, लीगल शादी एक ही मानी जाती है। मुस्लिम लोगों में थोड़ा सा हो जाता है कि 2 शादियां कर सकते हो आप, ठीक है ना। तलाक, अब जैसे आपको तलाक यहाँ कहा गया है, तलाक की रीतियां अलग हो सकती है। कोई 6 महीने के लिए कहा जाता है, आप अगर डिवोर्स लेने जाओगे तो बोला जाता है 6 महीने एक दूसरे से दूर रहना है। हो सकता है कभी कभी गुस्से में आकर लड़ाई होगी, एकदम बहसा हो गया घर पर, और जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो कहे हमें आपसे तलाक चाहिए, सीधा पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। और ये मान लीजिएगा जिस दिन आपका रिश्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया तो बस आपको रिश्ता मिल सकता है, सम्मान नहीं। इसलिए आप प्रयास करें घर पर बैठकर उसका सलूशन निकालें। ये नहीं कहा जाता है कि आप किसी भी चीज को लेकर जाए ही नहीं हाई कोर्ट, बिल्कुल जाए। जघन्य अपराध हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए। लेकिन आप पति पत्नी हैं तो थोड़ा सा आप एक दूसरे को कॉपरेट करें, देखें कहां पर हमसे कमियां रह गई, कहां। लड़कियां ना थोड़ा सा जल्दी रूठती हैं और उसके बाद रूठने के बाद क्या होता है, सोचती हैं हमारा पति हमको मनाए, और पति सोचता है रूठी रहने दो, 2-4 दिन के लिए मायके चली जाएगी, हम भी फुर्सत पाएंगे ना। लड़के भी थोड़ा सा क्या करते हैं, लेट हो जाते हैं मनाने में, और थोड़ा लेट हुए तो हो सकता है हाई कोर्ट में फिर सीधा मिले, क्योंकि लड़कियों की जो सहन शक्ति है ना थोड़ी कम होती है, उनको ठेस जल्दी पहुंचती है। लड़के बेचारे क्या कर सकते हैं भाई, रो भी नहीं सकते। हम आप तो रो के आंसू निकाल करके देखिए कैसे प्रोपोगंडा बांधा जाता है। पहले लड़की जब शादी होके आती है ना, यही बात शुरू होती है, शादी हो गया है पहले कह देती है हम आपके लिए शादी किए हैं, हम तुम्हारे घर के लिए शादी नहीं किए। ये कौन सी बात होती है, वो कहीं और से टपका था क्या, अपने घर से आया था बेचारा,
उसके माँ बाप हैं, फिर अपने माँ बाप को वहां मायके में बता देगी। देखिए अगर फोन करें ये तो ऐसा ऐसा कहना कि आपके लिए शादी किए, शहर में ही रहेगी, क्यों घर पे रहेगी, क्यों गांव पे जाएगी। हमारा हो जाता है, हमने अपने मतलब हमारे भाई से शादी की, कोई भी है एनीवन, और कहेंगी ये सिर्फ हमारा। अरे आपका कैसे है, आपसे पहले तो वो अपने माँ बाप का है, फिर भाई बहन का है, फिर समाज का है, फिर आपका हुआ ना। तो आप इसको समाज से नहीं काट सकती हैं। न लड़कियां कम नहीं होती हैं, रूठती हैं तो ऐसा रूठती हैं जैसे पूरा जगन्य रूठ गया। अरे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए भाई, माना जाता है लड़कियां ज्यादा करती हैं लड़कों से, हमेशा लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। देखिए आज लड़की क्या होती है, सरकारी जॉब भी करेगी, घर भी चलाती है, बच्चे भी संभालती है, सास ससुर अगर अच्छे हुए तो माँ बाप की तरह परवरिश भी करती है, और माँ बाप भी उसी तरह करते हैं। ऐसा नहीं है कि सास ससुर को अगर आपने माँ बाप बनाया तो वो फिर आपको बेटी बना लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं माँ बाप, सास ससुर तो माँ बाप बन जाते हैं लेकिन बहू बेटी नहीं बन पाती है। बहुत मतलब एक अगर हम लोगों के बीच में ये बात रखी जाती है, सभी लड़कियां शादी से पहले ऐसे ही कहती हैं। हम भी देखना चाहते हैं अपनी शादी होने के बाद क्या सच में लड़कियां बदलती हैं, कि कुछ लोगों की फितरत ही होती है बदलने की। हम शादी करने के बाद फिर बताएंगे आप लोगों कि क्या सच में ससुराल जाने के बाद सब लड़कियां गए, हम तो ससुराल जाएंगे हम नहीं बदलेंगे, फिर क्यों बदल जाती हैं। यही तलाक, यही विवाह, यही परिवार, वही तुम्हारा पति अगर उसने यहीं पर आएगा, अगर उसने अपने भाई को ज्यादा जमीन दे दी तुरंत लगाएंगी। देखे अम्मा उसको ज्यादा चाहती है, उसको ज्यादा लिखवा दी, पापा उसको ज्यादा चाहते हैं, उसको ज्यादा जमीन लिखवा। अरे उसको जरूरत रही होगी। माँ बाप के अगर 2 संतानें, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, सबको बराबर प्यार करते हैं। हमारे गांव में एक लोग हैं, नाम नहीं लेंगे उनका, उनकी माँ एक बार मतलब उनका बेटा शराब पीकर आया था, शराब पीकर, और कुछ लोगों ने मिलकर पहले उसने अपनी माँ को मारा, जब वो रोई चीगी चिल्लाई तो हम लोग भी घर से बाहर निकल करके गए। तो हम लोग तो मतलब थोड़ा देख ही रहे थे कि क्या होगा भाई, बोला जाए कि ना बोला जाए, क्योंकि वो तो शराबी है। शराबी को समझाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अभी आएगा शराबी वाला भी, इसमें है आर्टिकल 48 ना, तो वहां पर भी है आर्टिकल 47-48 में, तो वहां पर भी आएगा। तो उसने जब अपनी माँ को मारा तो कुछ लोगों का खून खौल उठा, और जब खून खौला तो क्या हुआ, उसने जाकर 2-3 थप्पड़ उनको लगा दिया जो शराबी व्यक्ति था। उसकी माँ तुरंत खड़ी हो गई, कहीं आप लोग हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिए, वो हमको मारा ना भाई। उसके बाद उसकी माँ को अपनी माँ को उसने बहुत बार मारा, लेकिन मोहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं बोला। क्यों बोलेगा, लेकिन ये जघन्य अपराध है। अगर आप देख रहे हो किसी अपराध को और बोल नहीं रहे हो, तब भी आप एक अपराध कर रहे हो। अगर गलत हो रहा है तो गलत होने से रोकना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तलाक होते हैं भाई, इनसे बचने का प्रयास करें। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप पहुंचे, आपको इज्जत नहीं मिल सकती, सम्मान नहीं मिल सकता। रिश्ते तो मिल जाएंगे, पति पत्नी की डोर पर बंध जाएंगे, लेकिन करवाहट मन पर भरी रहेगी हमेशा। देखे पूरा समाज थूकता रहे, कभी कोई बात पर जरा सा आप भिड़ेंगे, देखे इसीलिए तो ये लोग हाई कोर्ट गए थे तलाक के लिए, तुरंत मुंह पर आएगा बात। तो इसलिए रिश्तों को घर पर बैठकर सुलझाकर, और जब गलत फहमियां हो तब जरूर बैठकर सुलझाएं। प्रयास है मेरा आप सभी से कि आप एक प्रयास जरूर पहले करें। सफाई देने से पहले आप अपनी बात को मतलब थोड़ा सा, लड़कियां खास करके, लड़के भी ठीक रहे ना पत्नी पत्नी के सुने, ना तो केवल माँ की सुने, दोनों तरफ बैलेंस बनाकर। और जिस दिन लड़का बैलेंस बनाकर रह गया उस दिन घर एकदम स्वर्ग बन जाएगा, नर्क नहीं होने देगा। क्योंकि ये कुछ चीजें लड़कों के हाथ में भी होती है। पहले तो पत्नियां आएंगी 3 दिन के अंदर बीमार, लिखित है 3 दिन के अंदर बीमार, तुरंत लेके अस्पताल, ना अम्मा पूछे ना बप्पा से कि अम्मा जा रहे हैं, बप्पा जा रहे हैं ना, का मतलब अरे हमारी पत्नी है, हमारी शादी हुई है, लेकिन घर में भी तो आप बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो। नहीं, बीमार है तो दिखाने का दायित्व है, अधिकार है, हम पति हैं उसके। अरे तो हम कहाँ रोक रहे हैं भाई, आप पति हैं तो आप लेकर जाएं। 3 दिन बीमार, फिर 4 दिन बिस्तर पे रहेंगी, खाना उनकी सास या उनके पति खुद पहुंचाते रहेंगे उनके पास, खाइए आराम से भाई, आप
बेड रेस्ट करिए, खटिया रेस्ट नहीं, बेड रेस्ट करेंगी वो फिर ना, क्योंकि उनको अब पता है कि इस घर में अब कंट्रोल कैसे करना है, तलाक लेना है आगे चल के। इसलिए देखिए आगे क्या कहा गया इसमें कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। यही है आपका, अगर आप मोटा मोटा समझ पाएंगे तो यही है कि भारत का एक राज्य ऐसा है गोवा जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, और कहा गया अपराध के कानून को दंड संहिता, मतलब सबको एक अपराध में एक समान दंड संहिता दी जाएगी, और चुनाव के कानून को आचार संहिता लगा दिया जाता है ना, आचार संहिता आप सभी लोग देखे होंगे। ये है आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत शिक्षा, थोड़ी बहुत 6 वर्ष के बच्चों को कितनी शिक्षा चाहिए, काका गागा आता हो, एबीसीडी आती हो, वो वाली जिम्मेदारी तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन इसको 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में कहा जोड़ दिया गया, मूल अधिकार में 21 का में जोड़ दिया गया। देखिए जब हमारे अधिकार को, मतलब वो अधिकार हमें मिलना ही चाहिए, तो इसको यहां से उठाकर कहां ले गया गया, मूल अधिकार में, क्योंकि वहां अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इस शिक्षा के अधिकार को उठा करके कहां ले गया गया, मूल अधिकार में ले गया गया। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो 0 से 6 यहाँ पर है, 0 से 6 वर्ष से कम या 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, हल्की फुल्की शिक्षा जो उनको देनी चाहिए, उसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए आर्टिकल 46 क्या कहता है, आज पूरे आर्टिकल निपटा देने। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण, यहाँ पर कहा गया है, मोटी मोटी आप बात सुनेंगे केवल, कि SC ST उत्थान करेगा। SC ST उत्थान की बात क्यों कही गई है यहाँ पर, SC ST के उत्थान की बात इसलिए कही गई है, कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, मतलब उत्थान किया जाएगा। इनका कहने का अर्थ है कि राज्य जनता के जो दुर्लभ वर्गों के लोग हैं, या विशिष्टता मतलब विशेष करके हैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, जो आपके SC ST हैं, के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी या उनमें वृद्धि की जाएगी। सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा की जाएगी। यहाँ पर अगर नहीं की जाएगी तो आप कुछ कर लेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन की जाएगी। ये राज्य का दायित्व होना चाहिए कि SC ST की शिक्षा पर देखें, अगर इनका कोई शोषण कर रहा है तो उसको देखें, अगर इनका क्या कोई कर रहा है, शोषण कर रहा है, ठीक है, अगर कोई इनका शोषण कर रहा है तो उसका ध्यान रखें। इनको थोड़ा सा ज्यादा विशेष आरक्षण या विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 47 देखिए, आर्टिकल 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है आपका, आर्टिकल 47 कहता है राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर पर सुधार लाएगा। ठीक है, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को मतलब लोक स्वास्थ्य को सुधार करेगा, प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। ठीक है, और राज्य विशिष्टता जैसे मादक पेय, नशीली दवाइयां पर रोक लगाई जाएगी, नशीली दवाइयां, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनसे आपके पोषाहार में निम्न स्तर आता है ना, आप शराब पी के लड़खड़ा रहे तो क्या होगा, आपके पोषाहार तो नहीं मिलेगा ना, आपको पोषाहार नहीं मिल सकता है किसी भी हाल में। कहा गया है पोषाहार लेना अति आवश्यक होता है, आप सभी के लिए अति आवश्यक। भाई अगर आप स्टूडेंट हैं और शराब पी रहे हैं, नशीली दवाइयां, वो कौन सी एक खांसी की दवा आती है, कोरेक्स भी एक आती है, लेकिन कोरेक्स नहीं है और कोई एक दवा है,
बेनाड्रिल करके है, शायद बेनाड्रिल ही है शायद, वो थोड़ी सी नशीली होती है। बच्चे क्या करते हैं, उस नशीली दवा को यूज करते हैं, मतलब दवा ज्यादा पी लेते हैं, एकदम सोते रहते हैं, ठीक है। तो आपको सरकार पोषाहार देगी। कैसा पोषाहार? किससे? देखिए, जब आप सोचे FSSCI है, फसाई ना, क्या है? फसाई ना, फसाई। तो क्या होगा इसमें? तो आप कहेंगे AI है, ठीक है, AI है ना। तो इसमें क्या होगा आपका? तो यहाँ पर इससे पहले जांच करवाई जाती है। क्या होता है? तो आप कहेंगे जांच करवाई जाती है, तभी आप कुछ कर पाएंगे आगे। तो यहाँ पर आपकी फूड की सेफ्टी करवाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप सोचें कि एकाएक आधा किलो का बिस्किट 2 रुपए में दे दें, आधा किलो का बिस्किट 2 रुपए में, और जनता खा खा के पगला जाए ना, और ढंगे पड़े रहे फिर, तो क्या होगा? आप देखेंगे पोषाहार जो है आपका, वो उसका निम्न स्तर है। क्या होगा? उसका निम्न स्तर होगा। और जब निम्न स्तर होगा, यहाँ पर नशीली दवाइयों पर रोक लगाया गया और शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगाया गया? शराब पर प्रतिबंध। आप शराब पिएंगे, आप ढनकते रहेंगे इधर उधर, और जब ढनगेंगे तो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे ना, कहेंगे देखिए ये शराबी, ये जो भाई है ना, इसकी ये बहन है, शराबी भाई है, इस तरह बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध। देखिए यहाँ पर बात बड़ी गहरी सी कही गई है। आज के जमाने में आप देखिएगा, पैसा हमारे यहाँ नहीं रहता है, हमारे, तो हम पशु की कैसे, यहाँ कहा गया पशुपालन, पशु की कैसे देखभाल करेंगे। यहाँ इसी आर्टिकल में कहा गया गो हत्या पर रोक लगाना, लेकिन आप देख रहे हैं गौ हत्या पर रोक लगा है। बांग्लादेश की सीमा पर जाएं, इसी भारत देश से गौ हत्या के लिए एकदम ट्रक जाते हैं बांग्लादेश, चाहे इस देश में कटे चाहे उस देश में कटे, कट तो रही है ना। ये गौ हत्या है, ये हमारा क्या धार्मिक पशु है, धार्मिक पशु कहा गया इसको। क्या कहा गया? धार्मिक पशु की, इसे कहा धार्मिक पशु कहा गया गौ हत्या। सबसे सुखी कब थी ये? वैदिक काल में पूजी जाती थी। आज तो लोग खटाखट इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लेते हैं, तब नहीं निकालते थे, तब पूजी जाती थी भाई। यही दुधारू पशु, अब दुधारू पशु में तो बकरी भी आती है, काटी जाती है ना, दुधारू पशु में बकरियां भी आती है आपके, वो भी काटी जाती। तो यहाँ कहा गया कृषि, कैसी कृषि भाई? वही कृषि जमाने वाली बो दिए उसर पड़ा नहीं। अब यहाँ पर आधुनिक या वैज्ञानिक कृषि की बात कही गई है। कैसी कृषि की बात कही गई? तो आप कहेंगे आधुनिक या वैज्ञानिक कृषि की बात यहाँ पर आर्टिकल 48 में कहा गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया? तो आप कहेंगे आर्टिकल 48 में वैज्ञानिक या आधुनिक कृषि की बात कही गई है, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा। आर्टिकल 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की संरक्षण या रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी संविधान या लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इससे जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी चीजें जोड़ी गई। 48 का में जैसे आप देखेंगे क्या आया? राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में। 1988 में इसी के कारण आई राष्ट्रीय वन नीति। कब आई? राष्ट्रीय वन नीति, लिख लें कुछ चीजें, राष्ट्रीय वन नीति आई, ठीक है। और उसके बाद क्या आया? तो राष्ट्रीय वन नीति के बाद आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। ये इसी आर्टिकल के द्वारा सब लाए गए थे, क्योंकि देखिए 1976 में इसे जोड़ा गया, इसके बाद ही सारी चीजें आई। उसके बाद और भी काफी वन्य जीव संरक्षण भी आया, 1972 वाला भी आया था। इसी के तहत
तहत आर्टिकल 48 का के अंतर्गत पर्यावरण, आप पर्यावरण को जितना दोगे पर्यावरण आपको उतना ही देगा। ठीक है, 2 साल आप बात देखिएगा, अगर ऐसा ही वातावरण रहा ना तो ऐसे ऐसे आप चल रहे हो ना, ऐसे ऐसे चलते रहो, पट्ट से गिरोगे, पट्ट से निपट जाओगे। सोचो 2026 के बाद यही हाल होने वाला है अगर पर्यावरण में सुधार नहीं किया गया तो। रिपोर्टें बता रही हैं भाई, आप चलते चलते मर जाओगे, चलते चलते एकदम इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर आपने रोपण नहीं किया, अगर आप वृक्ष रोपण नहीं किए एकदम प्रबल तरीके से, आप देखिए एक छोटा सा पेड़ और एक छोटा सा पेड़ क्या करता है, एसी फेल कर देता है। आप धूप से उस छांव में बड़ी ठंडक मिलती है, आप खुद भी बोलते हो इस बात को, वाह क्या ठंडक है। एक छोटा सा पेड़, इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे 2026 के बाद, ऐसे चलते फिरते आप लोग मर जाओगे। इसलिए कहा जाता है लड़कियां खास करके पेड़ नहीं लगाएं, ठीक है, क्योंकि पेड़ लगाएंगी, हाँ पेड़ तो लगा दिए, 2 दिन बाद देखेंगे सूख गया ना, तो ध्यान ही नहीं देती है ना। और पेड़ इतना छोटा सा पेड़ लेकर आएंगे कहीं से खोद खाद के और उसको लगाएंगे, उसको लगाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। लड़के जरूर ज्यादा से ज्यादा पेड़, अरे सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं ना, अंग्रेजी वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग ऐसे ही कर, छोटा सा पप्पी पाल लेंगे, उसको चिम्मी चाटी दे देंगे ना, लेकिन अगर सामने वाला कहेगा कि बहन जी थोड़ा सा क्या अपने बिस्तरवा पे उसको लिटाएंगी, उसके लिए अलग से बेड बनवाएंगी, और उनका पप्पी भी बड़ा पप्पी जैसा ही होता है, एकदम झब्बू झब्बू टाइप का ना। और देखिए जो लेके चलते हैं लड़के लोग, लगता है टाइगर चल रहा है पीछे, लगता है कि नहीं। हाँ लड़के लोग खुश हो गए होंगे ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा ही सोच रहे थे क्या? अरे ऐसा नहीं है, एक से एक लड़के भी दब्बू टाइप में होते हैं ना, होते हैं कि नहीं एकदम। अगर कोई बिल्ली म्याऊ कर देना, अरे बिल्ली छोड़ो छिपकलियों को डरते हैं भाई, अरे हम नहीं जाएंगे भाई छिपकली है। अगर खास करके अगर वॉशरूम में छिपकली, हम नहीं जाएंगे भाई छिपकली, उसको पहले भगाओ चल के, और बहनों से कहेंगे उसको भगाओ डंडा लेके, झाड़ू से, वो नहीं जाएंगे लेकिन, ठीक है। तो क्या होगा, एक से एक दब्बू लड़कियां भी हैं, एक से एक दब्बू लड़के भी हैं, एक से एक शेर और शेरनी लड़कियां भी हैं, और से एक शेर लड़के भी हैं। इसीलिए कहा जाता है पेड़ लगाना है तो, और ये नहीं एक पेड़ लगा दिए, एक पेड़ लगाए 5 तो लोग फोटो खिंचा लिए, अरे 5 तो पेड़ लगाओ तब एक फोटो खिंचाओ, दिमाग से। लोग देखो कहते हैं एक हाथ से दोगे तो 2 हाथ से लोगे। अगर आपने किसी को 100 दिया ना तो आपके पास कब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होकर 1000 आएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपने 5 पेड़ लगाए, एक फोटो खिंचाई, ऊपर वाला पर्यावरण ना देख रही है आपको। एक तो कोई और लगा दिया, चलो हम खिंचा लेते हैं, स्कूल आए हैं फोटो तो खिंचा ही लेते हैं, स्टेटस लगा देंगे, सब देखेंगे हमने फोटो खिंचाई थी, हमने पेड़ लगाया ना। क्या लिखते हैं, बाय मेड, काहे का मेड, अरे अच्छे से लगाओ उसको, पोलो पासो, उसका पालन पोषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो साल भर का जब तक नहीं हो जाता ना, उसको हर रोज पानी खाद अक्सर देना पड़ता है, जैसे आप अपने बच्चे को देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को 6 साल तक देते हैं लगातार, उसके बाद भी तो पूरे जीवन देते हैं, लेकिन 6 साल तक स्पेशल देते हैं, तो उसको 1 साल नहीं दे सकते। अरे 6 महीना भी दे देंगे ना तब भी वो काम हो जाएगा उसका, वो जी जाएगा अच्छे से। तो पेड़ पौधा पर्यावरण आप जितना दोगे वो आपको उतना देगा। अब पर्यावरण से आप इतना घसीट रहे हो, वो कितना दे भाई, उसके अंदर भी तो कुछ है ना। लोग ऑक्सीजन, फ्री की ऑक्सीजन को एकदम जब लटक जाती है तो दह निकल जाता है ना। अभी कोरोना काल में क्या हुआ था, ऐसे लग रहा था जब तक ये ऑक्सीजन वाला मैटर नहीं आया सब सही था, अब एकदम बिल्कुल ऑक्सीजन घट गई, अब इसकी वैल्यू समझ में आई, अच्छा पेड़ पौधे ही दे रहे थे क्या, तब समझ में आया लोगों को। देखिए ये आर्टिकल 48 आपका चीख के कहता, आर्टिकल 49 या 49 हो सकता है, कुछ लोग अंग्रेज वाले 49 ही ना जानते हो, तो 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे ताजमहल, अकबर का किला, प्रयागराज का संगम,
ये क्या है भाई, यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक हैं ये सब। क्या करना है इनकी, क्या करना है, ये रक्षा करेंगे। कर्नाटक का जो हम्पी मंदिर, ये सारे बड़े बड़े जो जितने राष्ट्रीय स्मारक में हैं उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। लाल किला है आपका, राष्ट्रपति भवन है आपका, इनकी आप रक्षा सुरक्षा करें। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है। आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 50-50 सभी ऐसे याद किए, आप भी याद कर लो, रट लो। 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। अगर कार्यपालिका का मतलब डीएम, एसडीएम, डिप्टी एसपी, और यहाँ जाके नेता नगरी दिखाएं, जज साहब हमारा फैसला लिखो पहले, हम वहां के डिपार्टमेंट के एसडीएम, चुपचाप बैठो, इसका अपना अलग है। जज के आगे ना दुनिया में कोई नहीं है, खड़े खड़े काट देगा चालान, चलो निकलो यहाँ से, भरो जाके 5000। ठीक है ना, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण या अलग करना क्या है, आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल आपका 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब लड़ लिए, झगड़ लिए, सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में कह रहे हैं भाई देखो हमको शांति दो, देश को क्या करना है, शांति दो। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ तथा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत यूएनओ को, भारत को यूएनओ का सदस्य माना या बनाया गया। जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब, जैसे देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ, अभी युद्ध हुआ। हम किसी तरफ नहीं गए खुल के, क्यों जाए, ना हम रूस की तरफ गए ना हम यूक्रेन की तरफ गए। लेकिन देखिए वो एक पिक्चर है ना, उसमें कहता है किसकी तरफ हो, तो उंगलियां किसकी तरफ है, उंगलियां इनकी तरफ है, इनकी तरफ, और बोल रहे हैं इनकी तरफ। तो हम रूस की तरफ खुल के भी हो सकते हैं। पूछो क्यों हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने हमारा बहुत साथ दिया। जब हमारी बुरी हालत थी भारत की, तब भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा। ये नहीं है नंबर 2 का काम करने वाला, ये नंबर 2 का काम करता है, परमाणु बम हम पर फेंकने वाला था ना 1971 में, पाकिस्तान की तरफ से आया था, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके कार्य करता है। एक समय ऐसा था कि मोदी जी को वीजा देने से मना कर दिया था, मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, और फिर बाद में कहा हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, यही बोला, यही नंबर 2 का काम करता है, चुपके चुपके वाला। और मिला किससे था, नल्ला से, नल्ला के साथ 1971 में मिलकर हम पर परमाणु बम फेंकना चाहते थे। तो हम क्यों ना खुलकर समर्थन करें रूस का, करते हैं। अपनी एक अलग पॉलिसी है भाई, खुल कर करो एकदम। भारत भी करता है, कहता है हम जाएंगे रूस के साथ, इसने हमारा भाई भाई का रिश्ता है हमेशा निभाया। हमारी जब बुरी हालत थी ना, तो रूस साथ में खड़ा था, ये नहीं खड़ा था कभी। तो हम लोग भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं ना, जब वो करता है। कहते हैं ना भारत वाले पहले छेड़ते नहीं है, और अगर आपने छेड़ा तो हम छोड़ते भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये सोचता है कि हम छेड़ तो दिए लेकिन भारत छोड़ देगा, क्यों छोड़ेंगे भाई। आप सोचते हो कि आप यूक्रेन के साथ थे, तो ये सोचता है ये भी, भारत भी कह रहे हैं यूक्रेन के साथ हम यहां रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये थे आपके डीपीएसपी। इत्मीनान से देखना, होली का एंजॉय करना, डीपीएसपी का मजा लेना, आपको समझ में आएंगे। आर्टिकल यहाँ 36 से 51 तक खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत कुछ मैटर है इसमें, मैंने आप सभी के लिए पूरा प्रोग्राम कर रखा था, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वाला प्रोग्राम बाद में करते हैं। बाद का मतलब कल की क्लास में कर लेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, तत्वों का वर्गीकरण, किसे गांधीवाद कहा गया, किसे समाजवादी अनुच्छेद कहा गया, किसे वैदिक या उदारवादी अनुच्छेद कहा गया, ये सारे अनुच्छेदों के बारे में हम एक एक करके कल वाले वीडियो पर, छोटा सा वीडियो बन जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही फिर आप लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके विषय में कल बात कर लेंगे। जैसे गांधीवाद में 40, 43 खा, 46, 47, 48 कृषि और पशुपालन, ये सारी चीजें गांधी जी से संबंधित थी, गांधी जी से। ठीक है, और समाजवादी के लिए देखे 38, 39 का 41, इन सब की बात कल कर लेंगे। ये डिटेल से आपके पास पीडीएफ पहुंच जाती है, और जिनको पीडीएफ नहीं मिलती वो हमारे नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं 9889506523 पर। ठीक है ना,
चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।